दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने उत्तराखंड की क्लास करी थी, तो आज हम आपके लिए फिर से उत्तराखंड की ही क्लास लेकर के आए हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्या पढ़े थे, वन्य जीव विहार पढ़े थे। तो आज हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के पास बन सकते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दो चार पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, तो जो राष्ट्रीय उद्यान है इन पर जो नियंत्रण होता है वो हमारे पास राज्य सरकार का होता है। मतलब इन पे जो भी नियंत्रण होता है वो राज्य सरकार का होता है। एक बात ये आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान बनाने के क्या उद्देश्य है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है क्या है, वनस्पति और जो जीव होते हैं, ठीक है, वनस्पति और जीवों का संरक्षण करना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। जीवों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास होते हैं यहाँ पे जो मानवीय गतिविधियाँ रहती हैं, मानवीय गतिविधियाँ वो प्रतिबंधित होती हैं। मानवीय गतिविधियाँ क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, प्रतिबंधित होती है। तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। और इनकी अगर हमारे पास उत्तराखंड राज्य में संख्या बताई जाए तो हमारे पास इनकी कुल संख्या 7 है और वन्य जीव विहार की हमारे पास 7 है। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जूनियर असिस्टेंट के पेपर में उत्तराखंड में कि जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब वन्य जीव विहार हैं, उनकी संख्या टोटल कितनी है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। तो चलिए पहले इसकी आसान सी ट्रिक को जान लेंगे। ट्रिक क्या है हमारे पास, वो है जो गंगू राजा को गोविंद ने जिम में नंदा के फूल दिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गंगू राजा को गोविंद ने जिम में नंदा के फूल दिए। ठीक है, ये आसान सी हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। तो फटाफट से देख लेते हैं इस ट्रिक से कैसे हमें याद रखना है। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास क्या आया था, गंगू आया था, है ना। गंगू से आपको याद रखना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्या याद रखना है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा हमारे पास आया राजा को दिए थे ना, तो यहाँ पे राजा से आ जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा क्या थी ट्रिक, गंगू राजा को गोविंद ने, तो गोविंद से क्या आ जाएगा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपका ने जिम को दिया था ना, तो आ जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट किसे, नंदा के फूल दिए थे, तो नंदा से आ जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट में क्या दिए थे, फूल दिए थे, तो फूल से आ जाएगा फूलों की घाटी। ठीक है, ये हमारे पास 6 आपके पास क्या हो जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक के साथ हम इसे याद कर सकते हैं। और ट्रिक हमारे पास क्या है, गंगू राजा को गोविंद ने जिम में नंदा के फूल दिए। ठीक है, गंगू राजा को
गोविंद ने जिम में नंदा के फूल दिए। और ये सभी आपके किस क्रम में लिखे हुए हैं, मतलब बड़े से छोटे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे के क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ा आपके पास पूछा जाएगा तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, और लास्ट और सबसे छोटा जो हमारे पास है वो फूलों की घाटी है। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को ही देख लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट तथ्य हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास है क्या है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे पास ये उद्यान है, इसकी स्थापना हमारे पास कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हमारे पास हुई 1988 में हुई थी। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास 2390 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे किस जीव का मुख्यतः संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पे हिम तेंदुए का संरक्षण होता है। ठीक है, हिम तेंदुए का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। और जो हिम तेंदुआ है ना, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है किसके सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से। ये भी आपको याद रखना है कि जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना करी जा रही है, किसके सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से। ठीक है, नीदरलैंड के सहयोग से। और इसका जो द्वार है हमारे पास, एक और चीज़ याद रखनी है, द्वार, प्रवेश द्वार। मतलब हम जब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं ना, तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो हमारे पास क्या है, भैरों घाटी। क्या है, भैरों घाटी इसका प्रवेश द्वार है। ठीक है, एक और हमारे पास एक पोर्टल है जिसका नाम है पथिक पोर्टल। तो पथिक पोर्टल भी, ये भी आपको याद रखना है। पथिक पोर्टल का जो संबंध है वो भी किससे है, गंगोत्री नेशनल पार्क से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास क्या आता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आता है। दूसरा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हम देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना है हमारे पास हुई थी 1983 में हुई थी। ठीक है, और ये क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है ये 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कौन से जिले में ये आपके पास स्थित है, तो ये आपका है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, 3 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय हमारे पास आ जाता है वो मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है। ठीक है,
तो इसका जो निर्माण हमारे पास हुआ था ना, 2-3 अभ्यारण्य को, जो अभ्यारण्य थे ये पहले, इनको एक साथ कर मिला करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था। तो कौन कौन से थे वो हमारे पास? पहला जो अभ्यारण्य था वो था मोतीचूर अभ्यारण्य, पहला ये था। दूसरा था राजाजी अभ्यारण्य, और तीसरा जो हमारे पास था चीला अभ्यारण्य। तो 1977 में क्या करा गया? इन तीनों को एक साथ आपस में विलय कर दिया गया, ठीक है, विलय कर दिया, और उसके बाद सिर्फ एक बनाया गया। वो क्या था? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कौन से जीव का संरक्षण होता है। तो संरक्षण देख लेंगे। संरक्षण, यहाँ पे जो संरक्षण होता है वो एशियाई हाथी का होता है, ये भी आपको याद रखना है, एशियाई हाथी का होता है। और 2015 से यहाँ पे बाघ संरक्षित केंद्र भी स्थापित किया गया है। बाघ संरक्षित केंद्र, ठीक है, बाघ संरक्षित केंद्र भी यहाँ पे स्थापित हुआ है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो देश का 48वां टाइगर रिजर्व बना है, 48वां टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है, बना है, टाइगर रिजर्व बना है। कब से? 2015 से हो रहा है यहाँ पे बाघों का संरक्षण। तो 2015 से ये देश का 48वां क्या है? टाइगर रिजर्व भी बना है। जब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को हमने टाइगर रिजर्व बनाया था, तो इसके साथ साथ एक और उद्यान था जिसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और वो हमारे पास कर्नाटका में स्थित है। उसका नाम हमारे पास है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जब मतलब 2015 में जब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया था, तो उसी के साथ कर्नाटक का जो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान था उसे भी क्या बनाया गया? टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा पर्यटक है ना, इसी जिम कॉर्बेट में आते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। जिम कॉर्बेट में क्या आते हैं सबसे? अच्छा, जिम कॉर्बेट के बाद यहाँ पे आते हैं सबसे ज़्यादा। जिम कॉर्बेट के बाद सर्वाधिक पर्यटक यहीं आते हैं। कहाँ पे? राजाजी नेशनल पार्क में सर्वाधिक पर्यटक यहीं आते हैं। तो ये बातें आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो बाघों की संख्या है सबसे अधिक पाई जाती है, बाघों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। इसका जो नामकरण देख लेते हैं, राजाजी नेशनल पार्क का नामकरण जो है वो भारत के, आपको याद होगा, जो भारत के पहले गवर्नर थे, भारत के पहले गवर्नर मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर थे, भारतीय कर देना, भारत के प्रथम गवर्नर थे, जो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक, इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो इससे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो इसका क्या
स्थापना, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हमारे पास 1933 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल हमारे पास 820.42 वर्ग किलोमीटर है। 3 जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को हमने 3 अभ्यारण्य को मिलकर के बनाया था, और 3 अभ्यारण्यों का विलय कब हुआ था? 1977 में। ये डेट आपको याद रखनी है। कौन कौन से 3 अभ्यारण्य थे? मोतीचूर अभ्यारण्य था, राजाजी अभ्यारण्य और चीला अभ्यारण्य को मिलाकर के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। यहाँ पे जो संरक्षण होता है एशियाई हाथी का होता है। 2015 से इसे बाघ संरक्षित केंद्र घोषित किया गया है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देश का 48वां टाइगर रिजर्व है। जब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व बना था तो उसके साथ ही कर्नाटक का एक उद्यान था जिसका नाम है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, वो भी इसके साथ टाइगर रिजर्व बना था। जिम कॉर्बेट के बाद सबसे अधिक पर्यटक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। यहाँ पे बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक पाई जाती है। और इसका जो नामकरण है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर हुआ है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको रखने हैं याद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, वही पहला पॉइंट इसमें देखेंगे इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हमारे पास 1980 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल जान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास था 472 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, और जिला कौन से जिले में ये स्थित है? तो उत्तरकाशी जिले में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान क्या है? स्थित है। इसका जो नामकरण हुआ है जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम जानेंगे तो ये टोंस घाटी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? टोंस घाटी में स्थित है। ठीक है, टोंस घाटी में स्थित है। और इसी के मध्य में, किसके मध्य में? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में हमारे पास पड़ता है हर की दून। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हर की दून कहाँ स्थित है? तो जिला आपके पास उत्तरकाशी आ जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी आ जाता है। और वो अगर पूछे कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है, ऐसे पॉइंट बना के भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बीच में एक कथन के रूप में इसे दे दे। तो आपको ध्यान रखना है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? हर की दून जो है कहाँ पे है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे किसका संरक्षण किया जाता है? तो स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुए का संरक्षण यहाँ पे होता है। ठीक है, तेंदुआ, इसका संरक्षण आपके पास यहाँ पे होता है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आएगा, क्या आएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आएगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इसे। सबसे पहले क्या देख लेते हैं? जिम कॉर्बेट की स्थापना। जिम कॉर्बेट, आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि सारे के सारे नोट्स क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए। फर्स्ट हमारे पास है इसकी स्थापना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है? तो 1936 यानी कि 1936 ईस्वी में इसकी
स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, बल्कि क्या था, हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। ये क्या है, एशिया का, या बोले भारत का, या फिर बोलो उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड का क्या था, पहला, या फिर ये बोले सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, नेशनल पार्क है। इसके बाद इसके क्षेत्रफल की तरफ बढ़ेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ कहाँ पे है ये, एक तो पौड़ी में आपके पास है, पौड़ी, जहाँ पे इसका 312 वर्ग किलोमीटर फैला है। और दूसरा ये फैला है नैनीताल में, नैनीताल में फैला हुआ है, वहाँ पे जो 208 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक। तो क्षेत्रफल भी आपने देख लिया, कहाँ कहाँ किस किस राज्य में फैला है ये भी आपने देख लिया है। इसके बाद इसका नेम चेंज हुआ, ठीक है। पहले हैली नेशनल पार्क था, 1936 में स्थापित हुआ था। फिर 1952 में इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया, ठीक है। नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। इसके बाद जिम कॉर्बेट कब पड़ा था, 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम इसे दिया गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आपको ये याद रखनी है। 1936 में स्थापना हुई, और जब स्थापना हुई तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। फिर 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया। फिर 1972 में यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1972 में लाया गया, ठीक है। इसके बाद 1 नवंबर 1973 ईस्वी को इसे टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया। कहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1 नवंबर 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 1979 में जिम कॉर्बेट थे जो, उन पर डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ डाक टिकट, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है। 1979 में जिम कॉर्बेट पर क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ था। फिर 2012 में पार्क के 500 मीटर तक के क्षेत्र को क्या करा गया, साइलेंट जोन घोषित किया गया। 500 मीटर तक के क्षेत्र को क्या करा गया, साइलेंट जोन, मतलब वहाँ पे शोर अलाउड नहीं है, ठीक है। साइलेंट जोन घोषित हुआ, कब हुआ, 2012 में ये साइलेंट जोन घोषित हुआ था। फिर यहीं पे 2013 में क्या किया गया, एक स्पेशल टाइगर फोर्स नहीं, टाइगर प्रोटेक्शन, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन गठन यहाँ पे 2013 में हुआ। तो और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी ना, सदस्य थे वो 118 सदस्य थे।
किसमें? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन में सदस्यों की संख्या 118 थी और 2013 में यहाँ पे इस प्रोटेक्शन स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन का गठन हुआ। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है 2022 में। 2022 में आपको पता है कि कोरोना आया था ना, कोरोना काल चल रहा था, तो यहाँ पे यही वो पार्क है जहाँ पे जानवरों को भी क्या करी गई थी? क्वारंटीन की सुविधा दी गई थी। जानवरों को क्वारंटीन की सुविधा दी गई। क्वारंटीन की सुविधा देने वाला पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, इसका प्रवेश द्वार आपसे पूछेगा कि प्रवेश द्वार कहाँ पे है, तो ढिकाला में इसका प्रवेश द्वार है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये ढिकाला जो है वो कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ढिकाला कहाँ पड़ता है। इसके बाद आता है जो पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा नदी है ना, कोसी, और एक और नदी है ढेला। इन नदियों के मध्य से, इन नदियों के बीचों बीच, मतलब यहाँ पे अगर मान लो आपके पास ये इतना क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है, तो ये 3 नदियाँ इसके बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, समझ गए होंगे। 3 नदियाँ जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? पश्चिमी रामगंगा है, कोसी है और ढेला है। ये भी याद रखना है। एक दून है जिसका नाम है पाटली दून, तो ये भी कहाँ है? बीच में। किसके बीच में? कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटली दून क्या है? स्थित है। और अभी मैंने बताया था ना कि जो बाघों की संख्या है, वैसे तो इसे टाइगर प्रोटेक्शन का गठन यहाँ पे, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन का गठन यहाँ पे किया गया है, लेकिन फिर भी राजाजी नेशनल पार्क में बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्या है? ज़्यादा है। अब जिम कॉर्बेट इसका नाम क्यों पड़ा? एक बार जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। अलग से नोट्स बना लीजिएगा आप इसका। नोट, ठीक, जो जिम कॉर्बेट थे वो कहाँ के रहने वाले थे? केनिया से इनका संबंध था। और इन्होंने एक पुस्तक इनकी आती है, पुस्तक का नाम था मेन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। कई बार पुस्तकें भी आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। ये इनकी पुस्तक का नाम था। जिम कॉर्बेट का एक संग्रहालय बनाया गया है, संग्रहालय। तो ये संग्रहालय आपके पास कालाडूंगी में पड़ता है। संग्रहालय कहाँ पे है? कालाडूंगी। ठीक है, कालाडूंगी में ये संग्रहालय स्थित है। और एक और याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग में स्थित एक मैदान है वहाँ पे, गुलाब राय। ठीक है, गुलाब राय मैदान में नरभक्षी को मारा था। मैदान में किसे मारा था? नरभक्षी को मारा। और ये इनका अंतिम क्या था? शिकार था। गुलाब राय मैदान में एक नरभक्षी को यहाँ पे मारा था। तो जिम कॉर्बेट से रिलेटेड ये चीज़ें आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, क्या आता है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसकी स्थापना देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हमारे पास 1982 में हुई थी। और ये आपके पास इसकी लोकेशन जो है, मतलब किस ज़िले में ये पड़ता है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके पास चमोली ज़िले में पड़ता है। चमोली ज़िले में पड़ता है। ठीक है, चमोली ज़िले में क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है ये हमारे पास 630.33 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ इसके बारे में याद रखनी है, वो ये है कि 1988 में इसे क्या करा गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर। विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो लास्ट और आखिरी हमारे पास सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आता है वो फूलों की घाटी आती है। ठीक है। इसके बाद हम लास्ट जो पढ़ेंगे वो फूलों की घाटी के बारे में पढ़ेंगे। फूलों की घाटी। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, जो इसका मुख्यालय है ना, मुख्यालय ये जोशीमठ में है। हाँ, जोशीमठ में है। ठीक है, ये भी एक बात याद रख लीजिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी पूछ लेता है ना एग्ज़ाम में कि कहाँ पे इसका मुख्यालय पड़ता है, तो कहाँ पे पड़ता है ये आपको ध्यान रखना है कि जोशीमठ में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय पड़ता है। फूलों की घाटी है, इसकी जो स्थापना है हमारे पास हुई थी 1982 में। इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर और ये हमारे पास सबसे छोटा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, और इसके साथ इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। डेट आपको याद रखनी है, 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया। सूची में शामिल किया गया। ठीक है, कब, 14 जुलाई 2005 को। फूलों की घाटी को आपने देखा होगा, जो कालिदास की एक पुस्तक आती है ना, कालिदास की पुस्तक जिसका नाम है मेघदूत। तो कालिदास की पुस्तक मेघदूत में इसे अलका कहा गया है। क्या कहा गया है, अलका। ये भी आपको याद रखना है। और एक नदी बहती है यहाँ से, पुष्पावती नदी इसका नाम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पुष्पावती नदी कहाँ से बहती है, फूलों की घाटी से होकर के ये नदी बहती है। इसके बाद ये हमारे पास हो गए हैं 6 हमारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट। इसके बाद हम संरक्षित क्षेत्र भी यहीं पर पढ़ लेते हैं। संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र हमारे पास टोटल 4 हैं, जिसमें से जो पहला आता है वो क्या आता है, आसन बैराज। इससे भी
एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, आसन बैराज पक्षियों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ये आपका देहरादून में पड़ता है, एक चीज़ ये याद रखनी है इसमें। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। 400 जो हो गया ना, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। आसन बैराज देहरादून में है। पक्षियों का संरक्षण यहाँ पे मुख्य रूप से किया जाता है। पक्षियों के संरक्षण के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। और 2020 में इसे कहाँ शामिल किया गया था? 2020 रामसर स्थल बनाया गया। 2020 में रामसर स्थल बना था। और कितनवें नंबर का? राज्य का 38वां रामसर स्थल ये बना था। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास संरक्षित क्षेत्र है वो क्या है? झिलमिल संरक्षण केंद्र। झिलमिल संरक्षण केंद्र ये हरिद्वार में आपके पड़ता है। कहाँ पे? हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में हुई है। 3783 वर्ग हेक्टेयर तक फैला है ये। ठीक है, वर्ग हेक्टेयर तक ये फैला हुआ है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो थर्ड आता है, क्या आता है? थर्ड आता है पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र। पवलगढ़ संरक्षित, ये कहाँ पे आपका है? इसकी स्थापना देख लीजिए। इसकी स्थापना हमारे पास 2012 में हुई थी। और क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 5244 वर्ग हेक्टेयर तक ये फैला है। ठीक है, वर्तमान में इसका जो नाम है उसे दिया गया है, नाम दिया गया है सीतावली संरक्षण क्षेत्र। सीतावली संरक्षण क्षेत्र नाम इसे दिया गया है। ठीक, पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र है, स्थापना 2012 में होती है। क्षेत्रफल इसका 5244 वर्ग हेक्टेयर है। सीतावली संरक्षण क्षेत्र नाम इसे वर्तमान में दिया गया है। और लास्ट और चौथा जो है वो है नैना देवी। इसकी स्थापना भी नैना देवी है। इसकी स्थापना भी हमारे पास 2012 में हुई थी। और 111 वर्ग हेक्टेयर में ये क्या है? फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।